हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के शास्त्र मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे साइंस में चैप्टर 13 विविध। अब तक 12 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो जो भी पहली बार अगर जुड़े हैं हमसे तो हम उन्हें बता दें कि हम इससे पहले 12 चैप्टर ये बना चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर के आप देख लीजिए, सारी वीडियो आप क्रम से मिल जाएंगे वहाँ पर। तो चलते हैं सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 13 विविध। और सुपर टेट का तो है ही स्पेशल, लेकिन ये सभी कम्युनिकेशन उपयोगी है, जिसमें एक सामान्य विज्ञान एक सब्जेक्ट रूप में आता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 13। तो सबसे पहले हमने बताया है इसमें हार्मोन और संबंध। यानी हार्मोन होते हैं ना, पुरुषों में क्या होते हैं, पुरुषों में या स्त्रियों में हार्मोन्स होते हैं। जो शरीर का पूरा सिस्टम है वो सब हार्मोन्स पर ही डिपेंड है। ये मान लीजिए आप, बिना हार्मोन्स के शरीर का संचालन संभव नहीं है। तो कुछ हार्मोन्स तो वैसे काफ़ी हैं, मैंने कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स लिए हैं जो परीक्षा में अक्सर आते हैं। तो हार्मोन्स और संबंध, यानी उससे किस संबंध हार्मोन्स हैं। सबसे पहले आ गया आपका टेस्टोस्टेरोन, बहुत आता है ये टेस्टोस्टेरोन। ये एक पुरुष हार्मोन है और ये होता है अंडाशय में, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक पुरुष हार्मोन है। मेन चीज़ है मेल है या फीमेल है, ये एक मेल हार्मोन है। ऐसे आप समझ लीजिए, या टेस्ट आ जाए टेस्ट ज़्यादातर क्या होता है, पुरुष। ये समझ याद कर लीजिए कि टेस्ट देने जाते हैं ज़्यादातर पुरुष, बाहर फौज में, पुलिस में ज़्यादातर कौन जाते हैं टेस्ट देने, पुरुष। तो टेस्ट से याद कर लीजिए टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। क्या एक पुरुष हार्मोन है। दूसरा आपका प्रोजेस्टेरोन। क्या, प्रोजेस्टेरोन आपका एक महिला हार्मोन है जो कि गर्भाशय से संबंधित है। किससे, गर्भाशय से। तीसरा है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो संबंधित है आपके किससे, महिला से। यानी दोनों नंबर 2 के और 3 के, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये एक फीमेल हार्मोन है, यानी महिला हार्मोन। या ये आता है कि परीक्षा में कि जब हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का संबंध किससे है, पुरुष से, महिला से, या और ऑप्शन दे देगा। तो प्रोजेस्टेरोन का संबंध किससे, महिला से। एस्ट्रोजन का संबंध किससे, महिला से। और टेस्ट आ जाए यानी टेस्टोस्टेरोन, वो संबंध है एक मेल हार्मोन, यानी पुरुष हार्मोन है। अब चलती हैं अगला, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो थायरोक्सिन निकलता है थायराइड से। किससे, थायराइड ग्लैंड से निकलता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। ये तो लगभग मिलता जुलता ही है, थायराइड और थायरोक्सिन थोड़ा और मिल रहा है आपस में। इंसुलिन किससे निकलता है, अग्न्याशय से, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन निकलता है किससे, अग्न्याशय से। और इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग या डायबिटीज। क्या होता है, मधुमेह रोग या डायबिटीज जब कब होता है, जब अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह या डायबिटीज। इसकी जिक्र हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। तो टोटल जो परीक्षा में आते हैं वो 5 हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों कैसा है, फीमेल या महिला हार्मोन है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इंसुलिन अग्न्याशय से। ज़्यादातर यही आते हैं परीक्षा में। अब अगला टॉपिक मैंने लिया है मिश्र धातु और उनके अवयव। कौन से, मिश्र धातु और उनके अवयव। मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी जो 2 धातुओं के मिश्रण से जो बनता है, जो धातुएं 2 धातुओं को मिश्रित करके बनाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं मिश्र धातुएं। तो मिश्र धातु में पहले लिए पीतल होते हैं ना, पीतल के बर्तन है। तो पीतल किससे में बना हुआ है, पीतल में बना हुआ है तांबा और जस्ता से। यानी तांबे को बोलते हैं Cu और जस्ता को Zn। यानी पीतल बना हुआ है तांबा और जस्ता से। और जर्मन सिल्वर, ये दोनों में लगभग बराबर कर दिए हैं। तो जर्मन सिल्वर में क्या करना है, तांबा जस्ता इसमें भी है, तांबा जस्ता इसमें भी है, निकल और बढ़ाना है। यानी निकल मतलब Ni, यानी Cu Zn और Ni। क्या क्या, Cu Zn और Ni, निकल।
यानी पीतल, तांबा, जस्ता और जर्मन सिल्वर। तांबा जस्ता तो है ही, इसमें निकल को और ऐड कर दीजिए, वो होगी आपकी जर्मन सिल्वर। यानी आपको सासा ज़्यादा याद रखने, पीतल के साथ है आपका जर्मन सिल्वर, इसमें केवल निकल बढ़ेगा। अब अगला मैं ग्रुप लिया है कांसा, घन धातु और मुद्रा धातु। कौन सी? कांसा, घन धातु और मुद्रा धातु। मुद्रा धातु होती है जिससे मुद्रा बनती है। तो कांसा, कांसा हमने बना हुआ है तांबा और टिन से, यानी कांसा किससे बना है? तांबा और टिन से। घन धातु, तांबा टिन तो है ही है, इसमें जस्ता और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? जस्ता। और मुद्रा धातु में तांबा टिन तो है ही है, एक बढ़ जाएगा फॉस्फोरस। कहने का मैंने इस तरह लिखा हुआ है, आपको याद करने में कोई समस्या न हो। देखिए कांसा, घन धातु और मुद्रा धातु तीनों में देखिए तांबा टिन, तांबा टिन, तांबा टिन, तीनों में तांबा टिन है। कांसा, घन धातु और मुद्रा धातु में बस ध्यान रखना है, घन में जोड़ना है आपको जस्ता, घन में जोड़ना है आपको जस्ता यानी Zn, और मुद्रा में जोड़ना है आपको फास्फोरस, मुद्रा में जोड़ना है आपको फास्फोरस। तो आपको ये पांचों सरलता से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी इसको अब देखिए एक चीज खास बात, तांबा एक ऐसा पदार्थ है, तांबा एक ऐसी धातु है जो सभी में है। देखिए तांबा, 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 तांबा पांचों में है, यानी तांबा तो है ही है। अब आपका क्या है? बस जस्ता और टिन का है। दो में जस्ता है, तीन में टिन है। दो में क्या है? जस्ता यानी Zn, और तीन में क्या है? टिन। टिन को बोलते हैं Sn। टिन को क्या बोलते हैं? टिन का संकेत क्या है? Sn। और घन धातु में जस्ता ऐड है और मुद्रा धातु में फास्फोरस है। आप ग्रुप में याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो मिश्र धातु और उनके अवयव पूरे हुए। अब चलते हैं आगे। चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोज आविष्कार, ये भी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने उनको लिया है जो परीक्षा में आते हैं। वैसे बहुत हैं ये आविष्कार। इसमें पहला है आपका पेंसिलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, या पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की आविष्कार खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेंसिलिन आई है, आप याद कर लीजिए फ्लेमिंग। अगर पूरा याद नहीं कर पावे तो उनका उपनाम में जो पीछे वाला वो याद कर लीजिए, उतना ऐसे काम चल जाएगा आपका। तो पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नंबर 2 इंसुलिन। नंबर 2 इंसुलिन, जिसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज हो जाती है, यानी मधुमेह हो जाता है। जब ये कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है, जब ग्रंथि इंसुलिन का बनना बंद कर देती है, कम कर देती है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं सीधे सीधे, तब फिर वो डायबिटीज थोड़ी हमें कंट्रोल होती है। तो इंसुलिन खोज किसने की थी? बेटिंग ने। किसने? बेटिंग ने। आपको समझ में आ लिया, याद हो जाएंगे कि जैसे बिना इंसुलिन के भाई हम पे हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, तो क्या करें? थोड़ा बैटिंग करके आए बाहर। क्या करते हैं? चलते हैं बाहर, थोड़ा क्रिकेट में बैटिंग करके आते हैं ताकि हमारी डायबिटीज सही हो जाए। तो संबंध बना लीजिए आप, इंसुलिन मतलब बैटिंग। इनको किसने की? बैटिंग ने। तीसरा है कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण, यानी आर्टिफिशियल हार्ट। आर्टिफिशियल हार्ट का प्रत्यारोपण यानी दूसरे में आरोपण करना, यानी एक से यानी उसके जिसका हृदय खराब हो रहा है उसमें वो हृदय डाल देना। तो कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो कहीं भी कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण आता है तो नाम आएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड का। अब चलते हैं चौथे की तरफ। चेचक का टीका। चेचक का टीका किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। अब याद करने की ट्रिक क्या है कि चेचक क्या होता है? चेचक से चेहरे पर, आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को चेचक हो जाती है उसके चेहरे पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गड्ढे। ऐसा लगता है किसी ने चोंच मार दी है, किसी ने चिड़िया ने आकर के, किसी बर्ड ने आकर के पूरे में चोंच मार गया ये वो। तो चेचक मतलब छेद, गड्ढे यानी वर्ड माने
चिड़िया। क्या होता है बर्ड माने चिड़िया। तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। अगला है 5वां, रक्त प्रसंचरण। रक्त प्रसंचरण की किसने आविष्कार किया था? रक्त का प्रसंचरण की वो किया था विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने किसका आविष्कार किया था? रक्त के यानी ब्लड के प्रसंचरण का। अगला है 6वां, डीएनए। डीएनए मतलब डीएनए मॉडल। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए का आविष्कार किया था वाटसन और क्रिक ने। ये तो पुराना याद आपको हाई स्कूल में भी है ये तो डीएनए का आविष्कार किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक। हैजे का टीका। अगला आ गया हैजे का टीका। हैजे का टीका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच यानी हैजा। हैजा बताया था हमने किससे होता है? प्रदूषित पानी से यानी गंदे पानी पीने से होता है हैजा। तो किसने किया था? रॉबर्ट कोच। इसमें याद कर लीजिए कोच को, कहीं हैजा आ जाए कोच याद कर लीजिए। कोच मतलब कौन होते हैं? जो टीम के पूरी तरह से टीम को संभालते हैं, उसको बोलते हैं कोच। तो हैजे का आविष्कार किसने किया था? कोच ने यानी रॉबर्ट कोच। अगला है 8वां आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या नापते हैं? टेम्परेचर। थर्मामीटर क्या नापते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर होता है केवल 2 में, एक सेल्सियस में दूसरा फ़ारेनहाइट में। बस हो गया याद। थर्मामीटर किसने की थी? फ़ारेनहाइट ने। विटामिन। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विटामिन बहुत आता है परीक्षा में, विटामिन भी इंपॉर्टेंट है इसमें। विटामिन खोज किसने की थी? फूंक। फूंक ऐसे समझिए फूंक मार दी। अगर हमें विटामिन अगर हम ज़्यादा लेंगे तो किसी को फूंक मारकर उड़ा सकते हैं, ऐसा याद रख लीजिए। हम विटामिन लेंगे तो किसी को भी फूंक मारकर उड़ा सकते हैं। तो विटामिन खोज किसने की थी? फूंक ने। विटामिन खोज फूंक ने। 10वां पोलियो का टीका। जो पोलियो हो जाता था पहले, लेकिन अब पोलियो टीका लगने से अब ये केस लगभग समाप्त हो गए हैं लगभग। तो पोलियो टीका किसने किया था? जॉन्स साल्क। किसने? जॉन्स साल्क। तो जहाँ जिक्र है पोलियो का वो याद रखिए जॉन्स साल्क को। किसको? साल्क यानी पोलियो साल्क। थोड़ा 2-4 बार आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार 2-4 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। पेनिसिलिन तुरंत याद है फ्लेमिंग। पेनिसिलिन फ्लेमिंग। इंसुलिन बेटिंग। हृदय प्रत्यारोपण बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। चेचक एडवर्ड जेनर। रक्त प्रसंचरण विलियम हार्वे। डीएनए वाटसन क्रिक। हैजा का टीका रॉबर्ट कोच। थर्मामीटर फ़ारेनहाइट। विटामिन फुंक। और पोलियो टीका जॉन्स साल्क। अब चलते हैं कुछ और आविष्कार की तरफ। रेडियम। रेडियम जो रात में चमकता है, इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। एक मैडम क्यूरी थी, उन्होंने खोज की थी किसकी? रेडियम। तो रेडियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम से होता है घड़ियों में, घड़ी रात चमकती नहीं, तो क्यों चमकती है वो? रेडियम कार्ड। क्योंकि रेडियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो किरणों का उत्सर्जन हमेशा करता रहता है। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन। अब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अगला है आपका परमाणु विखंडन। परमाणु 2 होते हैं, एक परमाणु का विखंडन किसने की खोज की थी? तो परमाणु विखंडन की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु विखंडन किसने? रदरफोर्ड ने। परमाणु सिद्धांत। ये परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रसिद्ध है डाल्टन का। नाम ही आता पूरा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो परमाणु सिद्धांत किसका है? ये डाल्टन का है। और परमाणु विखंडन रदरफोर्ड का है। आवासाड़ी किसकी है? पूरी आवासाड़ी वो तो फेमस है, मेंडलीफ की आवासाड़ी। किसकी? मेंडलीफ की। तो आवासाड़ी है मेंडलीफ की। तैरने के नियम। तैरने नियम किसने बनाए? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज। ये भी आप पढ़ चुके हैं शायद हाई स्कूल में, है हाई स्कूल में। तैरने नियम किसके हैं? यानी प्लवन। उसने वहाँ पर होगा प्लवन के नियम। तो प्लवन माने क्या होता है? तैरना। तो तैरने के नियम आ जाए या पूछे प्लवन के नियम, तो वो है आपके आर्किमिडीज के। एक्स किरणें। एक्स किरणों खोज यानी कहते हैं एक्सरे। कभी हड्डी टूट जाती किसी की तो एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे आखिर है क्या?
हम लोग ऐसे बोलते थे एक्सरे करवाया। एक्स रे माने किरण, यानी एक्स किरण डाली जाती है उस पर, तब वो अलग आ जाता है, पूरा हड्डियों का ढांचा बना हुआ पूरा। तो एक्स रे की खोज किसने की थी? विल्हेम रॉन्टन ने। विल्हेम रॉन्टन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये किसके हैं? फैराडे के। प्रश्न आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियमों को लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने की थी? ये है माइकल फैराडे। इस तरह आपका हार्मोन और उसके संबंध, मिश्र धातु और उसके अवयव, इधर आविष्कार और आविष्कर्ता, ये आपका एक तरह से पूरा हुआ। चलिए शुरू करते हैं पहले परमाणु के बारे में। तो परमाणु संरचना क्या होती है? परमाणु होता है बिल्कुल गोलाकार का, इसमें कक्षाएं होती हैं। सबसे अंदर होता है इसमें नाभिक। सबसे अंदर क्या होता है परमाणु में? नाभिक, सबसे बीच में। नाभिक के बाद कक्षाएं होती है, पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा। तो ये नाभिक होता है, इसमें कुल परमाणु होते हैं कुल 3 कण। क्या होते हैं? 3 कण होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश और वो नाभिक यानी बीच वाला पोर्शन नाभिक कहलाता है, ये बीच वाला। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। यदि पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, तीसरी में फिर 8 होते हैं। इस तरह कक्षा बढ़ती आती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते आते हैं, यानी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और जो नाभिक होता है इसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन होता है उदासीन और प्रोटॉन होता है धनावेश। तो अगर यह है कि नाभिक के अंदर कौन सा आवेश होता है, तो चूंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश है नहीं और प्रोटॉन में धनावेश है, तो टोटल जो आवेश वो बना वो नाभिक के अंदर बना हमारा धनावेश और बाहर है हमारा ऋणावेश। तो इस आकर्षण बल के कारण ये खिंचाव रहता है और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। ये सेम उसी तरह है जिस प्रकार सूर्य के चारों जितने भी ग्रह हैं वो सारे सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अपनी कक्षाओं में और सूर्य के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। जो पृथ्वी है, यम है, अरुण है, वरुण है, जो भी जितने भी सारे ग्रह हैं वो सारे सूर्य के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। सेम उसी तरह है। तो क्लियर हो गया? न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर और कक्षाओं में बाहर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में धनावेश, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अब इन्हीं खोज की बात आ रही है, मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो बार घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खोज की थी सर जे टॉमसन ने। जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। तो इसके संबंध थोड़ी ट्रिक है कि याद रखिए। अब ईंट पर नाच, क्या है? ईंट पर नाच। तो ईंट यानी ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टॉ फॉर टॉमसन, पर प फॉर प्रोटॉन और र फॉर रदरफोर्ड, नाच ना फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चैडविक। इस तरह आपको ऑप्शन आपको आए परीक्षा में तो आपको गलत नहीं होगा यदि आपको याद है ईंट पर नाच। ईंट यानी इलेक्ट्रॉन टॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड और नाच यानी न्यूट्रॉन चैडविक। ये आपका हो गया बिल्कुल क्लियर और परीक्षा अक्सर पूछ लेते हैं ये, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे उपकरण और उनके आविष्कारक, यानी उपकरण और उनके आविष्कारक के नाम। वैसे तो काफ़ी हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने उपकरण लिए हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज। ये भी आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो वो है हमारा चार्ल्स बेबेज। तो उत्तर आ सकता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो वो हमारा चार्ल्स बेबेज है। दूसरा आता है फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पिता हम किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पहला ही, कंप्यूटर का, चार्ल्स बेबेज। अब आ गया दूसरा डीजल इंजन। तो बहुत सिंपल है, डीजल इंजन का आविष्कार किया था
रुडोल्फ डीजल ने, यानी डीजल वाले में आपको पूरा डीजल मिल गया तो छांटने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। तीसरा हमारा उपकरण है डायनामो। क्या है? डायनामो। तो डायनामो का आविष्कार, ये डायनामो वाला इंपॉर्टेंट है। डायनामो आपका, ये डायनामो का आविष्कार किया था माइकल फेराडे। डायनामो किसने किया था? माइकल फेराडे ने। अब चलते हैं चौथे उपकरण की ओर, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन। ये तो आपने कहानी पढ़ी होगी जेम्स वाट की, कि एक बार जेम्स वाट बैठे हुए थे, उसमें कोयले की चूल्हा जल रहा था, ऊपर रखा था एक बर्तन, पानी उबल रहा था, तो उन्हें प्लेट रख दी, इस पर उबल रहा था, तो प्लेट बार बार टक्कर लगाती थी ऊपर, तो उन्हें लगा कि हाँ भाप में कोई शक्ति ऐसी है। फिर उन्होंने टोड़ा रख दिया ऊपर प्लेट पे, तो भी प्लेट गिरी, ऊपर उठ रही थी बार बार, तो उन्हें लगा कि भाप में एक शक्ति होती है। और फिर उन्होंने एक पूरा इंजन, जिसको स्टीम इंजन ट्रेन में लगाते हैं, पहले भाप के इंजन हुआ करते थे, जिसमें यात्री बैठ जाते थे उसमें डिब्बों में। तो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया है? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट की कहानी सभी पढ़ी होगी। अगला टेलीफोन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने। अगला है आपका टेलीविजन यानी टीवी। तो टीवी का आविष्कार किया है J.L. बेयर्ड। किसने? बेयर्ड ने। तो टेलीविजन यानी टेलीविजन आया, टेलीविजन तो वहां से बेयर्ड। थोड़ा कर लेंगे करेक्शन तो ये जल्दी याद हो जाएंगे। टेलीविजन तो वे आ जाए तो वहां से आपका बेयर्ड, J.L. बेयर्ड। अगला आपका ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे। ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी, यानी याद करने की है, मार्कोनी, कोनी मारो। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। तो ये आपके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कौन थे? एक तो कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। दूसरा इंपॉर्टेंट था इसमें डायनामो, माइकल फेराडे। तीसरा टेलीफोन, ग्राहम बेल। जहाँ भी टेलीफोन का आ जाए तो याद थोड़ा सेंस लाइए बेल का, तो टेलीफोन का जो तार होता था वो बिल्कुल बेल की तरह होता है। तो टेलीफोन का क्या है? बेल, यानी ग्राहम बेल। टेलीविजन वासे J.L. बेयर्ड। और ट्रांसफॉर्मर माइकल फेराडे। और रेडियो आपका मार्कोनी। अब चलते हैं आपके नवे उपकरण की तरफ। सौर मंडल, ये बहुत आता है, 9वां 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9 और 10 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोनों। 9वां है आपका सौर मंडल। सौर मंडल का खोज किसने की? प्रश्न बहुत आता है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो वो की थी कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज की है कोपरनिकस ने। और ग्रहों की खोज, जो ग्रह की खोज हुई है, इन ग्रहों की खोज किसने की है? ये की है केपलर। किसने? केपलर ने। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक सौर मंडल भी इंपॉर्टेंट है और ग्रहों की खोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। सौर मंडल कोपरनिकस और ग्रहों की खोज केपलर। ग्रह आ जाए वहां पर केपलर। अब केवल मैंने 10 ही किए हैं इसमें, उपकरण काफी हैं, लेकिन इन 10 में से आपको परीक्षा में एक मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले, यौगिक और रासायनिक सूत्र। यह आ जाता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत है, विज्ञान में जो रसायन विज्ञान है इसमें ये सूत्र पूछ लेते हैं एक दो। तो पहला है आपका वाशिंग सोडा। कौन सा? वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा को रासायनिक नाम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है वाशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम यानी Na और कार्बोनेट माने CO3। कार्बोनेट बोलते हैं CO3, सोडियम का Na। ये 2 वैलेंसी हुए है आपकी किसकी? ये वैलेंसी आपकी कार्बोनेट की। ये सूत्र बनता कैसे है थोड़ा शॉर्ट में आपको बताते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है आपका, क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम को लिखेंगे Na। क्या लिखेंगे? सोडियम का सूत्र होता है Na और कार्बोनेट का होता है CO3। ठीक।
अब सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सोडियम वैलेंसी कितनी होती है 1, और कार्बोनेट वैलेंसी होती है 2। कितनी होती है कार्बोनेट वैलेंसी 2। तो ये क्या, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उनका एक दूसरे की वैलेंसी को क्रॉस कर लेते हैं। तो सोडियम वैलेंसी चलेगी कार्बोनेट के पास और कार्बोनेट वैलेंसी आ गई Na के पास, तो बना Na2CO3 1 को लिखते नहीं है, तो सूत्र क्या बना Na2CO3। इस तरह सूत्र बनते हैं। तो पहला वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा नीला थोथा, कौन सा है, नीला थोथा, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर का होता है Cu, कॉपर का होता है Cu और सल्फेट का होता है SO4। सल्फेट को SO4 और कॉपर का Cu, तो सूत्र होना कॉपर सल्फेट का CuSO4। अब तीसरा यौगिक है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का होता है Na, सोडियम का संकेत Na और हाइड्रोक्साइड को OH। हाइड्रोक्साइड क्या, हाइड्रोक्साइड किस बात करते हैं, OH से। तो क्या होना सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। देखिए दो सोडा को पढ़ा दिया हमने, एक वाशिंग सोडा और कास्टिक सोडा। तो वाशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और कास्टिक सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अब चलते हैं नंबर 4, खाने का नमक, यानी जो सफ़ेद नमक, यानी जो हम घरों में खाते हैं या सिल्ली के रूप में मान लीजिए, दाने के रूप में, या फिर उसको पिसा हुआ, यानी सफ़ेद नमक से मतलब है हमें खाने वाला नमक। तो सफ़ेद नमक का सूत्र होता है खाने नमक का सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी Na और क्लोराइड से होता है Cl। सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl, सूत्र बना NaCl। चूंकि सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और Cl की वैलेंसी 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे सीधे बनेगा NaCl। अब चलते हैं पांचवा यौगिक की तरफ। पांचवा है आपका व्यंजक चूर्ण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग होता है वो होता है पानी को शुद्ध करने में। जो बड़ी टंकी होती है नगर पालिका की, जहाँ से पूरे घरों में, नगर में सब पानी सप्लाई होता है शहर में, तो उन टंकियों में क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। प्रश्न आ जाता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, हमें टिक लगाना है ब्लीचिंग पाउडर। एक चीज़ और बताई थी हमने आपको, ध्यान हो, क्लोरीन का। किसका प्रयोग करते हैं शुद्ध करने के लिए, क्लोरीन का। और दूसरा है आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी CaO, सूत्र इसका ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। CaOCl2। नंबर 6 अगला है आपका संगमरमर। जो पत्थर होते हैं संगमरमर वाले, उसे क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं, वो बनते हैं कैल्शियम के, उनको बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca मतलब कैल्शियम, और कार्बोनेट बता दिया मैंने CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो दोनों जोड़ दीजिए, यानी कैल्शियम Ca और CO3, तो उसका सूत्र बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है आपका 7 भारी जल। देखिए 2 सूत्र हैं जल के। एक तो सादा जल जो हम पी रहे हैं, उसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O। लेकिन भारी जल सूत्र, उसको भारी जल बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यानी भारी जल सूत्र होता है D2O। जल दोनों हैं, अगर साधारण जल आ जाए, केवल जल अगर पूछे तो सूत्र बोलेंगे H2O। लेकिन हेवी वाटर यानी भारी जल, तो H आ जाएगा हमारा D, यानी D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल भी कहते हैं। तो मैंने बहुत थोड़े से लिए, यही परीक्षा में आते हैं आपके। फिर रिपीट करा देता हूँ आपका, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O।
अब है अगला आपका 8वां खाने का सोडा। 8वां है आपका खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है खाने सोडा का? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम यानी Na, बाई का मतलब H, और कार्बोनेट तो CO3 होता ही है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 ये होता है खाने का सोडा। तो आपके देखिए सोडा 3 प्रकार सोडा गौर कीजिए। वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, दूसरा कास्टिक सोडा यानी वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा और खाने का सोडा। ये आपके तीनों सोडा आ गए। अक्सर परीक्षा में कोई ना कोई सोडा पूछ लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और खाने का सोडा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये ध्यान रखिए जो खाने वाला सोडा है उसमें बाई आएगा जरूर, बीच में बाई, यानी बीच में जो बाई है वो आपका खाने वाला सोडा है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। मोस्ट इंपोर्टेंट अंतिम है और बहुत इंपॉर्टेंट है लाफिंग गैस। हास्य गैस कौन सी है? ऐसी कौन सी गैस है जिसको सूंघने के बाद में हमको हंसी आती रहेगी, हमारी हंसी बंद नहीं होगी। इसलिए इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हम लाफिंग गैस या हास्य गैस भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं, कुछ अम्ल हैं और वो अम्ल किस्म पाए जाते हैं, ये परीक्षा में से पूछ लेते हैं। कार्बनिक अम्ल, इनको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। और कौन सा अम्ल किस्म पाया जाता है, ये है अगला आपका पार्ट। तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड, पहला कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। किसमें? दूध में। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड। कहीं भी लैक्टिक आ जाता है, लैक्टिक समझ लीजिए, आप दूध को बोल रहे हैं। तो लैक्टिक एसिड दूध में। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस्म होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। तो एसिटिक एसिड होता है सिरका में, जो सिरका बनाया जाता है ना, जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका, जिनको खाने में प्रयोग करते हैं, अचार में प्रयोग करते हैं। तो सारे सिरका जो सिरके हैं उसमें होता है एसिटिक अम्ल। तीसरा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। साइट्रिक अम्ल होता है आपका नींबू में। चौथा अम्ल है आपका टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल होता है आपका अंगूर में। अंगूर में कौन सा अम्ल है आपका? टार्टरिक अम्ल। अगला 5वां है आपका मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल होता है आपका सेब में, यानी सेब में मैलिक अम्ल होता है। अगला है आपका 6वां कार्बोनिक अम्ल। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल। और ये अम्ल होता है शीतल पेय में, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन सभी में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। लास्ट 7वां है फॉर्मिक अम्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिका को कहते हैं चींटी। फॉर्मिका माने चींटी। तो फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में, ब्लैक में नहीं, किसमें? जो लाल चींटी आपने देखी होंगी उसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। तो कुल 7 अम्ल थे। लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल यानी सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, टार्टरिक अम्ल अंगूर, मैलिक अम्ल सेब, कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी। इनमें मैंने टिक लगाए 4 में। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। इन 4 में परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम में आपके विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, यानी विस्फोटक पदार्थ कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनसे विस्फोट होता है? कौन से हैं जिनसे क्या होता है? जिनसे विस्फोट होता है। तो विस्फोटक पदार्थ पहला TNT। TNT फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटॉलुएन। TNT, T फॉर ट्राई, N फॉर नाइट्रो, T फॉर टॉलुएन।
तो TNT फुल फॉर्म हो गई ट्राई नाइट्रोटॉलुएन। दूसरा विस्फोटक होता है आपका TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, तीसरा विस्फोटक है आपका RDX। कौन सा है? RDX। इसको सबसे अधिक खतरनाक विस्फोटक भी कहते हैं। जो आतंकवादी हुए हैं वो RDX ही भर के लाते हैं, उसमें जो बड़ा विस्फोट करते हैं जिससे वो ट्रक उड़ा देते हैं बड़े बड़े, तो वो RDX का प्रयोग करते हैं। और जो पहाड़ काट करके जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें भी हम RDX का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे खतरनाक प्रश्न आ सकता है, सबसे तीव्र सबसे खतरनाक विस्फोटक कौन सा है? वो है आपका RDX। चौथा विस्फोटक है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का प्रयोग भी विस्फोटक यानी विस्फोट करने में किया जाता है। इस पर आपके कुल विस्फोटक पदार्थ हो गए 4, TNT, TNG, RDX और ग्लिसरॉल। TNT ट्राइनाइट्रोटॉलुएन, TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, RDX और चौथा ग्लिसरॉल। और इन सब में सबसे अधिक विस्फोटक है आपका RDX। प्रश्न आया है सबसे तीव्र विस्फोटक, सबसे खतरनाक विस्फोटक कौन सा है? वो है आपका RDX। इस पर आपका सुपर टेट में विज्ञान में अंतिम चैप्टर था ये आपका। इसके बाद आपका विज्ञान समाप्त हो जाएगी। अंतिम चैप्टर था चैप्टर 13 विविध। तो इस प्रकार आपका साइंस में चैप्टर 13 विविध ये आपका पूरा हो गया, यानी आपकी साइंस पूरी होगी एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्त जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और मेरे चैनल आर के सत्संग मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।